हेलो दोस्तों, नमस्कार। कानूनी दांव पेच में मैं विपिन दा आपके साथ। मित्रों, आज के ज़माने में हर किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत कानून के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस भागदौड़ के ज़िंदगी में अगर हम कानून के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी नहीं रखते हैं तो हर जगह आप कानूनी दांव पेच में फंस सकते हैं। मित्रों, अगर आपके साथ कोई भी घटना घटता है और उसमें आप जो लिखित प्रतिवेदन केस करने के लिए अपने नज़दीकी थाना में जाते हैं और जो लिखित प्रतिवेदन देते हैं उसको हम एफआईआर कहते हैं। एफआईआर को हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में जो कुछ हम लिखेंगे वो हमारा न्यायालय तक पहुंच जाता है और आगे चल के वही हमारा केस का स्टेटस बनता है। तो अगर हम इसके बारे में सही सलामत अगर नहीं लिखते हैं तो फिर हम वहीं पर धीरे धीरे मार खा जाते हैं। हमारे साथ जो भी घटना घटता है उसको सही तरीके से उस लिखित प्रतिवेदन में उल्लेख करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि एफआईआर कैसे लिखा जाता है और एफआईआर लिखने के बाद वो केस रजिस्टर्ड कौन करता है। तो मित्रों, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि लिखित प्रतिवेदन को आप वहाँ के जो अफसर इंचार्ज हैं, यानी आपके नज़दीकी थाने के थाना प्रभारी जो है, वो थाना प्रभारी केस को रजिस्टर्ड करता है और वो आगे चलकर न्यायालय जाता है, न्यायालय में भेज देता है। तो मैं आज इस एफआईआर कैसे लिखा जाता है और उसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, आपके साथ जो घटना घटा है, अगर आप नहीं लिखना जानते हैं तो कोई जानकार व्यक्ति से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। और एफआईआर आप या तो घर से भी लिख करके ला सकते हैं या थाना में भी बैठ के आप लिख सकते हैं। ये एफआईआर दो तरह का होता है मित्रों। अगर आप लिखा पढ़ा नहीं जानते हैं, लिख नहीं सकते हैं, तो उसमें आप फर्द बयान भी दे सकते हैं। वो फर्द बयान आप किसके सामने दीजिएगा? वो आपके थाना के अफसर इंचार्ज के सामने दे सकते हैं या थाना के कोई पुलिस पदाधिकारी के सामने आप मौखिक रूप से आपके साथ जो घटना घटा है वो कह सकते हैं और उसके आधार पर आपका एफआईआर दर्ज होगा। और अगर आप जानकार व्यक्ति हैं, आप पढ़ा लिखा जानते हैं, लेकिन कानून के दांव पेच को नहीं समझते हैं, कानून को के दांव पेच को नहीं समझने के कारण हम अक्सर सही तरीका से लिख नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमारा केस मजबूत नहीं होता है और आगे चलकर न्यायालय में भी उस केस में हम हार जाते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो घटना घटता है उसको सही तरीका से उल्लेख करना इस लिखित प्रतिवेदन में ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे साथ जो मारपीट किया उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में रड था, उसके हाथ में भाला था, उसके हाथ में टांगी था, उसके हाथ में फरसा था या तलवार था। तो अगर हम सिर्फ उसमें रड में, उसके हाथ में रड था ये लिख देते हैं तो ये केस हमारा मजबूत नहीं होगा। तो मित्रों, उसमें हमको एफआईआर में एक चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि राम ने, जैसे कि राम ने रावण को जान मारने की नियत से रड से मारा। तो इसमें मित्रों एक
कानूनी दांव पेच के तहत एक चीज, ये जो हम यहाँ लिखे हैं कि जान मारने की नियत से, ये वर्ड अगर हम लिख देते हैं, जान मारने की नियत, यानी उसका इंटेंशन, उनका नियत जान मारने का था, तो उसमें अगर हम लिखित प्रतिवेदन में उल्लेखित कर देते हैं तो इसमें हमारा केस अंडर सेक्शन 307 के तहत एफआईआर दर्ज होता है। 307 के तहत एफआईआर दर्ज होगा। ये एक वर्ड जो हमने लिख दिए हैं कि जान मरने की नियत से, उसी वर्ड में आपका वो लिखित प्रतिवेदन में वहां के जो अफसर इंचार्ज है उसने अंडर सेक्शन 307 के तहत एफआईआर दर्ज करेगा। हालांकि इसमें और एक बात है, जब 307 आप लगाते हैं तो उसमें माथा में चोट होना चाहिए या फिर आपका हट में चोट होना चाहिए, और इसका इलाज भी आप नज़दीकी अस्पताल में जाकर करा सकते हैं। और उस मेडिकल रिपोर्ट में अगर आपका ग्रीवियस इंजरी आ जाए, क्योंकि इंजरी दो प्रकार का होता है, एक ग्रीवियस इंजरी और एक नॉर्मल, तो अगर हमारा उस मार में ग्रीवियस इंजरी आ जाता है तो मित्रों ये नॉन अवेलेबल सेक्शन का केस होता है। इस केस में आपको ये सिविल कोर्ट हो, ये जो आपके जिला के कोर्ट हो, यानी व्यवहार न्यायालय में, ये किसी भी एक्यूज पर्सन जिस पर आप केस कीजिएगा उसका बेल नहीं होगा, उसके लिए उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये जो हम आपको बता दिए कि लिखने के जो कैपेसिटी है, हम बढ़िया से अगर नहीं लिखते हैं तो उसी में हम केस मार खा जाते हैं। मित्रों, बहुत समय हम ऐसा देखते हैं कि हमारे साथ घटना तो घटता है लेकिन हम उसमें नॉर्मली लिखते हैं, साधारण तरीके से लिखते हैं, जिसके तहत थाना प्रभारी हो या अफसर इंचार्ज या फिर वहाँ के पुलिस पदाधिकारी चाहकर भी हमारा जो अंडर सेक्शन बनता है उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करता है। मित्रों, इसके साथ साथ अगर हम और मजबूत करना चाहें तो मान लीजिए कि हमारे साथ अगर कोई छिनताई हुआ, पैसा छीना पॉकेट से, या हमारे वहाँ जो महिला थी मेरे साथ में उनका अगर गले का चैन छीन लिए, तो उसको अगर हम उल्लेख कर देते हैं तो उसमें 379 चोरी का मुकदमा होगा, वो भी नॉन अवेलेबल का मुकदमा होगा। और अगर साधारण मारपीट के बारे में अगर हम लिख देते हैं कि हमारे साथ मारपीट किया और उसमें जान मारने की नियत हम नहीं जुड़ते हैं, तो उसमें 23-24 अंडर सेक्शन 23 और अंडर सेक्शन 324 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, जो अवेलेबल सेक्शन का होता है, और आगे चलकर वो न्यायालय में खड़े खड़े बेल हो जाता है। तो आज के युग में ये कानूनी दांव पेच आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम कानूनी दांव पेच नहीं जानते हैं, अक्सर हम न्यायालय में चलकर भी केस हार जाते हैं। मित्रों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं विपिन दा कानूनी दांव पेच में आपके साथ अगली चैनल में कल फिर झूठे मुकदमा पर बात करेंगे।